हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टीचर्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 10 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स की, उन प्रश्नों की जो आपकी परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में मदद करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको आसान भाषा में समझाऊं ताकि आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकें। देखिए दोस्तों, जिन साथियों ने हमारी इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहले पहला पार्ट देख लीजिएगा। मैं कल की वीडियो में जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम से इम्पोर्टेंट 10 टॉपिक्स हैं उन पे वीडियो बना चुकी हूँ। देखिए, मैं आपको इसका एक थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि हमने कल ये MCQs किए थे और इसमें हमने कुछ गद्यांश भी किए थे। ये रहे, इनको मैंने डिटेल में और बहुत ईजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, और आज हम बात करेंगे इस वीडियो की पार्ट 2 की, जिसमें मैं लेकर आई हूँ गद्यांश और महत्वपूर्ण जीवन परिचय। ये हमारा उस टॉपिक का उस मतलब पहली वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जा कर के। ठीक है, बोर्ड एग्जाम कोई डरने की चीज़ नहीं है, ये मौका है खुद को साबित करने का। बस नियमित अभ्यास करते रहिए और पूरा ध्यान लगाकर पढ़िएगा आप, सफलता निश्चित है। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर टीचर्स आपके साथ है जो कि आपको 70 में से 70 मार्क्स दिलाने के लिए पूरी कोशिश आपकी करेगा, पूरी हेल्प कर रहा है आपका हमारा चैनल आपके लिए। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो चलिए आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। गद्यांश को पढ़ेंगे। आइए जान लेते हैं गद्यांश में क्या दिया गया है। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए हैं। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़पत्रों से ऊंची धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पन्नों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरसरती चली गई है और चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। देखिए, ये है गद्यांश। ये आपकी अजंता पाठ से लिया गया है और अजंता पाठ भी आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके भी आप गद्यांश जरूर पढ़िएगा। तो इसके हम प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका यही बनता है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हमें सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको लिख के दिया है ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। आपने सभी में इसी तरह से लिखना है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। अब तक तो जो मेरे वीडियो के साथ लगातार बने हुए हैं ना, उन्हें संदर्भ याद भी हो गया होगा। ठीक है, प्रस्तुत के पद्यान सॉरी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। ठीक है, ये इसका आपका गद्यांश का संदर्भ हो गया। पद्यांश निकल रहा था मुंह से क्योंकि आपकी मैं नेक्स्ट वीडियो पद्यांश के ऊपर लेकर आने वाली हूँ, तो वही माइंड में चल रही है बहुत सारी चीज़ें। अब आपके एग्जाम का टाइम इतना कम बचा है, आपसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जल्दी से मैं सिलेबस आपका पूरा करा दूँ और जो भी मैं कराऊँ, और मैं चाहती हूँ कि सारा आपको ऐसे रट जाए कि आप क्वेश्चन पेपर देखते ही आंसर लगाना शुरू कर दें। तो आपसे ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है, तो अगर बीच में ज़बान लड़खड़ा जाए तो एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। रेखांकित अंश क्या होता है? ये जो आपका गद्यांश दिया गया है ना, इसके नीचे जो काले कलर की ये लाइन आपको दिख रही होगी, देखिए मैं जो रेड लाइन कर रही हूँ उसके ऊपर एक काली लाइन दिख रही है ना, सिर्फ इसका ही आपको व्याख्या करनी है। बार बार कह रही हूँ, सिर्फ इसी की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर लिखते हैं। आंसर क्या है? आंसर आपको काले क्वेश्चन जो लिखना है वो काले पेन से लिखना है, बोर्ड पेन से लिखा है। जैसे मैंने इसमें वीडियो में आपको दिखाया है, सेम ऐसे ही आपने अपनी क्वेश्चन को जो है अपने आंसर्स को ऐसे ही लिखना है कॉपी में। ठीक है, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो भूलना नहीं बार बार इस चीज़ को। ठीक है, आंसर नीले पेन से लिखेंगे। ठीक है, प्रस्तुति गद्यांश में जिंदगी, एक मिनट में इसको यहाँ से कर देती हूँ ना। जी, आंसर इसका ये रहा। प्रस्तुत गद्यांश में जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए
का अर्थ है कि मनुष्य अपनी कृतियों और संदेशों के माध्यम से अपनी यादों को सदियों तक जीवित रखना चाहता है, ताकि उसकी खूबियां और कार्य आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। ठीक है। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें ये तो किया गया है कि जिंदगी और मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए, तो हम ये तो चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें क्या करें, याद करें, किसी तरह इंसान की खूबियां की कहानियां सदियों बाद आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाई जा सके। तो इसमें यही सब कहा गया है। ठीक है। देखिए मैंने बहुत आसान भाषा में यहाँ पे लिखा है और आपको ये समझ भी आ गया होगा। एक बार और पढ़ के सुना देती हूँ। ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश में जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए का अर्थ है कि मनुष्य अपनी कृतियों और संदेशों के माध्यम से अपनी यादों को सदियों तक जीवित रखना चाहता है, ताकि उसकी खूबियां और कार्य आने वाली पीढ़ी तक पहुंच सके। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट जो है वो देखते हैं हम क्वेश्चन। मनुष्य ने अपनी धरोहर को किस प्रकार संजो कर रखा है ना, कि मनुष्य ने जो है अपनी धरोहर को किस प्रकार संजो कर रखा है। तो इसका आंसर देख लेते हैं जल्दी से। मनुष्य ने अपनी धरोहर को संजो कर रखा है। मनुष्य ने अपनी कृतियों कृतियों मतलब जो रचनाएं की हैं उनको चट्टानों पर कुर्दा है, धातुओं और पत्थरों पर अंकित करके। यानी कि मनुष्य ने अपनी कृतियों को चट्टानों, धातुओं और पत्थरों पर अंकित अंकित मतलब लिखना कर अपनी धरोहर को सुरक्षित रखा है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। देखिए अगर ऐसा नहीं होता तो हम कैसे जान पाते हैं हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है ना। हम रचनाओं के माध्यम से तो ही जान पाते हैं, है ना। आपने देखा होगा पुरानी पुरानी चट्टानें होती हैं, है ना। मंदिर, कितने प्यारे प्यारे मंदिर हैं और न जाने कितने ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस हैं जिससे हमें उस समय की सभ्यता का पता चलता है। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे गद्यांश की ओर। देखिए इसमें क्या दिया गया है, पहले हम इसका गद्यांश पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई है। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वहीं क्षमा का स्रोत सोता फूट पड़ा है। देखिए कितनी प्यारी लाइन की गई है ना, कि कितना जो जीवन है हमारा उसमें न जाने कितनी अजायब फसाने क्या है, उनके भंडार खुले पड़े हैं, है ना। हर तरह की कहानी है, जानवरों की भी है, इंसानों की भी है। अगर क्रूरता है तो डर भी है लोगों के दिलों में सॉरी, ना। दया है, त्याग भी है, और अगर इंसान सख्त हैं तो बेरहमी अगर है तो प्यार भी है। तो सभी चीजें हैं इसमें। आगे देखते हैं। राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सिरसते चले गए हैं। हैवान की हैवानियत को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं कि आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम ही नहीं लेती। देखिए जब आप गद्यांश पढ़ते हैं ना, जी मैं आपको ये बता रही थी कि जब आप गद्यांश पढ़ते हैं ना तो उसमें आप कीवर्ड्स देख लिया करें। अब देखो इसमें जो है अजंता का नाम भी आ गया है, तो आपको एक तो इसी से पता चल जाएगा कि ये अजंता पाठ से लिया गया है। दूसरा इसमें जो है गुफाओं का जिक्र है। ठीक है। एक हिस्टोरिकल प्लेस का नाम भी लिया गया है, तो आप इससे रिलेट करके कीवर्ड्स ढूंढ ढूंढ करके भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो गद्यांश है ये आपका किस पार्ट से लिया गया है। ठीक है। चलिए अब हम इसके प्रश्न करते हैं। इसमें मैंने संदर्भ वाला प्रश्न नहीं लिया है। ठीक है। क्योंकि बार बार रिपीट होगा, एक ही पार्ट का है, तो दोबारा मैंने इसको प्रश्न को नहीं लिया है। इसलिए हम डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसका जो गद्यांश है देखिए ये रहा, अंडरलाइन हुआ हुआ है, उसको देख लेते हैं क्या है। अजंता की गुफा मंदिर, गुफा बोलो या गुहा एक ही बात है, ठीक है ना, इसमें गुहा लिखा हुआ है। अजंता के गुहा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनात करते हैं का अर्थ है कि अजंता की गुफाएं पहाड़ों की श्रृंखला में स्थित हैं और वे उस प्राकृतिक सौंदर्य को धार्मिक और कलात्मक महत्व देती हैं। ठीक है, इसमें यही कहा गया है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपयुक्त गद्यांश में किन किन का वर्णन है। तो देखिए, गद्यांश में पहाड़ को काटकर भवन बनाने और उसमें मूर्तियां उभारने की प्रक्रिया का वर्णन है, जो मानव की कला और निर्माण कौशल को दर्शाता है। तो प्यारे साथियों, ये थे हमारे महत्वपूर्ण गद्यांश। कुछ गद्यांश कल की वीडियो में है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। और ये आज का हमारे लास्ट गद्यांश हो चुके हैं। आपको इसी में से ही गद्यांश एग्जाम में 110% मिल जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पड़ाव की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट पड़ाव है हमारा महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गद्य की बात अगर मैं करूं, तो ये आपके 5 नंबर के आते हैं। ठीक है, 20 नंबर के आपके मैंने बहुविकल्पी करा दी हैं एमसीक्यूज। ठीक है, 6 नंबर के मैंने आपको गद्यांश करा दिए हैं इसमें। और अब हम आ गए हैं 5 नंबर की तरफ, जो कि आपका महत्वपूर्ण जीवन परिचय से आता है। इसमें प्रश्न किस तरह का बनता है, मैं आपको ये बता देती हूँ। इसमें प्रश्न बनता है आपका कि निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए और उसकी रचनाएं भी लिखी है। तो आपको उनका जीवन परिचय भी लिखना है, और रचनाएं आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। जीवनी आपने लिखनी किस तरीके से है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप राइटर का नाम लिखेंगे। देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है बड़ा बड़ा, ये पहले राइटर है हमारे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, है ना। लेखक का नाम लिखेंगे आप बड़ा बड़ा काले पेन से। ठीक है, उसके बाद आप लेखक का संक्षिप्त, संक्षिप्त मतलब होता है छोटा, उसका जीवन परिचय लिखेंगे इस तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, यह आ गया इनका छोटा जीवन परिचय। उसके बाद आप लिखेंगे फिर जीवन परिचय, उसमें आप इनकी डिटेल लिखेंगे इस तरह से, काले पेन से हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, फिर नीले पेन से आप पूरी डिटेल लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद उनका लिखेंगे आप साहित्यिक परिचय, वो भी आप कैसे लिखेंगे, काले पेन से लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और बाकी सब आप नीले पेन से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की प्रमुख कृतियां, अब मैंने यहाँ कृतियां लिखा है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। कृतियां और रचनाएं दोनों का एक ही मीनिंग है। अगर उसमें रचनाएं लिखा हुआ आता है प्रश्न में, तो आप रचनाएं लिखिएगा, और अगर प्रश्न में कृतियां लिखा आता है तो आप कृतियां लिखिएगा। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए कृतियां भी लिख देते हैं खाली, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है, बल्कि आपके और नंबर बढ़ जाएंगे कि भाई बच्चा बहुत ध्यान से पढ़ रहा है। ठीक है, रचनाएं आपको इस तरह से लिखनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, इनके जीवन परिचय को। ठीक है, कौन है ये, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं इसमें आपको बीच बीच में टिप्स भी देते रहूंगी कि आपको अपने जो नंबर हैं वो कैसे बढ़ाने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए वीडियो को, ना ही आप वीडियो को बीच में फास्ट फॉरवर्ड करके दिए, बिल्कुल आसान नॉर्मल स्पीड में आप वीडियो देखिएगा और बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जब आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको बार बार जो है रिवीजन भी करना पड़ेगा, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले दिया है लेखक का संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा। इनका जन्म है 1910 ईस्वी। जन्म स्थान की बात करें तो उजियारीपुर बलिया उत्तर प्रदेश। शिक्षा की बात करें इनकी तो एमए प्राचीन इतिहास विषय में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। भाषा थी इनकी परिष्कृत खड़ी बोली। शैली की अगर बात की जाए तो शैली है इनकी विवेचनात्मक वर्णात्मक और भावात्मक। लेखन विधा तो लेखन विधा में इन्होंने आलोचना यात्रा साहित्य पुरातत्व संस्मरण निबंध रेखाचित्र हिंदी साहित्य लिखा है। प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मंदिर और मकान, भारतीय मूर्तिकला की कहानी, इतिहास साक्षी है, प्राचीन भारत का इतिहास, विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, कलकत्ता से पिकिंग। ये देखो आपका जो है बहुविकल्प में क्वेश्चन आया था, कलकत्ता से पिकिंग। ठीक है, कल की वीडियो में आपने देखा होगा और प्रीवियस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तालचीन, तालचीन नहीं होगा ये लालचीन होगा। ठीक है, मैंने देखा, ठूठा आम, खून की छींटें आदि। साहित्य में स्थान की बात करें तो इन्होंने साहित्य संस्कृति के विषयों पर 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। हिंदी साहित्य में इनका विशिष्ट स्थान है। भाई देखिए, जो इंसान 100 से ज्यादा पुस्तकें लिख रहा है साहित्य के लिए, तो विशेष स्थान तो उसका होगा ही। मृत्यु की बात की जाए इनकी तो 1982 ईस्वी में मॉरिशस में इनकी मृत्यु हुई थी। अब हम इनका जीवन परिचय देखते हैं।
डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म 1910 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के उजियारपुर गांव में हुआ था। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास विषय में एमए किया। ये संस्कृत साहित्य तथा पुरातत्व के समर्थ अध्येता एवं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपासक रहे हैं। ठीक है, तो क्या इनकी जो शिक्षा हुई है वो कहाँ से हुई है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। ठीक है, और एमए इन्होंने किस सब्जेक्ट से किया है? तो इन्होंने प्राचीन इतिहास विषय में एमए किया है। ठीक है, और संस्कृत साहित्य तथा पुरातत्व के समर्थ अध्येता मतलब संस्कृत साहित्य और पुरातत्व, है ना, और हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मतलब उपन्यासक रहे हैं ये। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास एवं भारतीय संस्कृति का विशेष अध्ययन किया है। क्रमशः, क्रमशः का मतलब लगातार, जैसे पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय एवं लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष तथा पिंक यानी कि राजस्थान के बिरला महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर कार्य किया। बहुत इंपॉर्टेंट इनकी जो है जीवन परिचय है, बहुत ध्यान से समझिएगा आप, और ये एग्जाम में आपके जरूर आएगा। मुझे अंदर से वाइब्स आ रही हैं कि ये आपका एग्जाम में आया हुआ है। इसको आप अच्छे से याद कर लेना। तत्पश्चात इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्य कर अवकाश ग्रहण करने के पश्चात देहरादून को अपना निवास स्थान बनाया। भारत के प्रतिनिधि के रूप में राजदूत बनकर मॉरिशस में कार्यरत रहे। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भारत के प्रतिनिधि के रूप में राजदूत बनकर कौन गए? तो भगवती शरण उपाध्याय रहे हैं आपके। ठीक है, कहाँ गए हैं? मॉरिशस गए हैं। उपाध्याय जी ने कई बार यूरोप, अमेरिका, चीन आदि देशों की का भ्रमण किया, जहां भारतीय संस्कृति एवं साहित्य पर बहुत से महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। इन्होंने 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं। आगे पढ़ते हैं, इनके विषय में क्या कहा जा रहा है। इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने का सतत प्रयास किया। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि प्राचीन भारत के प्रामाणिक अध्येता एवं व्याख्याता होते हुए भी रूढ़िवादिता एवं परंपरावादिता से सदैव ऊपर रहे। वस्तुतः अपने मौलिक एवं स्वतंत्र विचारों के लिए ये प्रसिद्ध हैं। 1982 ईस्वी में मॉरिशस में इनका निधन हो गया है। जितने भी आपकी बुक में राइटर हैं, चाहे वो कवि हैं, चाहे वो लेखक हैं, सबका जीवन परिचय बहुत अच्छे से आपको, एक तो उनका जन्म पता होना चाहिए, उनके माता पिता का नाम पता होना चाहिए, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उनकी रचनाएं कौन सी हैं, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न 110% बनते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे, तो बहुत ध्यान से आपने करना है। अब हम पढ़ेंगे इनका साहित्यिक जीवन परिचय, है ना। साहित्यिक परिचय इनका देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है? उपाध्याय जी ने आलोचना, यात्रा साहित्य, पुरातत्व संस्मरण एवं रेखाचित्र आदि पर प्रचुर साहित्य का सर्जन किया। इनकी रचनाओं में इनके गहन अध्ययन एवं विद्वता की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। गहन से गहन विषय को भी सरल भाषा में प्रस्तुत कर देना इनकी प्रधान साहित्यिक विशेषता थी। मतलब कितना भी गहन विषय है उसको सरल भाषा में बताना, उसको सरल कर देना इनकी क्या थी? इनके साहित्य की विशेषता थी। इनमें विवेचना एवं तुलना करने की विलक्षण योग्यता विद्यमान थी। अपनी इसी योग्यता के कारण इन्होंने भारतीय साहित्य, कला एवं संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को संपूर्ण विश्व के सामने स्पष्ट कर दिया। अब हम चलते हैं इनकी कृतियों के विषय में। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की कृतियां। ठीक है, अब इनकी कृतियां क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले इतिहास देख लेते हैं। इतिहास में इन्होंने क्या क्या लिखा है? इतिहास साक्षी है, प्राचीन भारत का इतिहास, इतिहास के पन्नों पर साम्राज्य के उत्थान पतन आदि। उसके बाद यात्रा वृत्तांत, कलकत्ता से पिकिंग, लालचीन, सागर की लहरों पर आदि। उसके बाद संस्मरण आता है, संस्मरण या रेखा चित्र, मैंने देखा, ठूटा आम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो रचनाएं हैं ना, आप इनको वीवीआईपी कर लीजिएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ से रचनाओं से प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम कौन से राइटर हैं जी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण राइटर हैं आपके, रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है,
इनका देखिए, इनको भी आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले इनका जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। ठीक है, देखिए इनका जन्म हुआ था 1908 में। जन्म स्थान इनका सिमरिया बेगूसराय बिहार से। शिक्षा थी इनकी बीए। और लेखन विद्या की बात की जाए तो निबंध, संस्कृति ग्रंथ, आलोचना, काव्य इन्होंने लिखा है। उसके बाद थोड़ा ऊपर करते हैं जी। लेखन विद्या हो गई। अब भाषा, शुद्ध साहित्यिक, संस्कृतनिष्ठ, प्रांजल, प्रोण तथा सुबोध खड़ी बोली। शैली की बात करें तो भावात्मक, समीक्षात्मक, सूक्तिपरक तथा विवेचनात्मक रही है। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी रेणुका, रश्मि, रति, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, अर्धनारीश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्वशी और अर्धनारीश्वर बार बार पूछी जाती हैं। उजली आग, संस्कृति के 4 अध्याय, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी की ओर, शुद्ध कविता की खोज। साहित्य में स्थान की बात करें तो इन्हें हिंदी साहित्य जगत में राष्ट्र कवि की ख्याति प्राप्त थी। आपको पद्म भूषण व ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी आपके जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। मृत्यु 1974 ईस्वी, चेन्नई, तमिलनाडु में हुई थी। देखिए, इस वीडियो में जो मैं आपके लिए लेखकों का जीवन परिचय लाई हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं आने वाला है। मैं कह रही हूँ इनको पढ़ लीजिएगा आप, जो मैंने वीडियो में आपके लाई हूँ मैं, इनको पढ़ लीजिए। इसके अलावा कोई राइटर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आपको इसी से मिल जाएगा। मैं आपको 100% इसकी श्योरिटी देती हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बिल्कुल इंटरेस्ट बना के रखिएगा अपना। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी रुकने का टाइम नहीं है। ठीक है, रुकने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब आप एग्जाम के बाद ही सांस लीजिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, 18 फरवरी, बस जब भी आपको बोरिंग फील हो, आपको लगे कि हाँ भाई अब मुझे नींद आ रही है या मुझे छोड़ देना चाहिए, बाद में देख लूंगा या बाद में देख लूंगी, नहीं, आपने देखना है 18 फरवरी। टाइम बहुत कम है और मुझे पूरे 70 ऑफ 70 मार्क्स चाहिए। ठीक है, सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, टॉप के लिए पढ़ना है आपने। ठीक है, क्योंकि जब अगर आप एग्जाम के बाद देखेंगे कि भाई जो हमारा एग्जाम में आया है वो ऑलरेडी हमारे पास था और हमने नहीं पढ़ा है, तो यकीनन आपको बहुत दुख होगा और अफसोस भी होगा। तो अफसोस करने से और पछतावा करने से बेहतर ये है कि आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो टॉपिक मैं बता रही हूँ उनको अच्छे से पढ़िएगा। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, आप बहुत अच्छा करके आएंगे और एग्जाम के बाद आप हमें जो है वीडियो पर कमेंट करके बताएंगे भी आप। मैं आपकी क्लास लाइव लूंगी, आप बताएंगे मुझे कि आपका पेपर कैसा हुआ है। ठीक है, मैं आपके मुस्कुराते हुए और आपकी फीलिंग्स सुनना चाहती हूँ कि आपको पेपर देकर कैसा लगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय में क्या दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बीए की परीक्षा पास करने के पश्चात इन्होंने कुछ दिनों के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का कार्य संभाला। उसके बाद ये सरकारी नौकरी में चले आए। इनकी सरकारी सेवा अपर निबंधक के रूप में प्रारंभ हुई। बाद में ये उप निदेशक प्रचार विभाग के पद पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक कार्य करते रहे। तदंतर इन्होंने कुछ समय तक मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। 1952 ईस्वी में ये भारतीय संसद के सदस्य मनोनीत हुए। कुछ समय से ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। इसके पश्चात भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में एक लंबे अरसे तक हिंदी के संवर्धन एवं प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत रहे। रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साल 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कौन सा, संस्कृति के 4 अध्याय। कब, 1959 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था इसके लिए। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करेंगे, याद रखिएगा कौन सा सम्मान कब मिला है और किसको मिला है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है,
कब मिला था? 1959 में मिला था। 1959 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया तथा 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि प्रदान की। इन्हें इनकी रचना उर्वशी के लिए सन 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रतिनिधि लेखक एवं कवि के रूप में इन्होंने अनेक प्रतिनिधि मंडलों में रहकर विदेश यात्राएं की। इन्हें आग और राग का कवि भी कहा जाता है। दिनकर जी की असामयिक मृत्यु 1974 में चेन्नई, तमिलनाडु में हो गई थी। ठीक है, तो ये तो था इनका जीवन परिचय। अब हम पढ़ेंगे इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। दिनकर जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार कविता है तथा देश और विदेश में ये मुख्य रूप से कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। लेकिन गद्य लेखन में भी ये आगे रहे और अनेक अनमोल ग्रंथ लिखकर हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की। संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक लिखकर इन्होंने अपने सशक्त गद्यकार को अपने सशक्त गद्यकार होने का परिचय दिया। इसमें इन्होंने प्रधानतया शोध और अनुशीलन के आधार पर मानव सभ्यता के इतिहास को 4 मंजिलों में बांटकर अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त दिनकर के स्फुट, समीक्षात्मक तथा विविध निबंधों के संग्रह हैं जो पठनीय हैं। विशेषता इस कारण की इससे दिनकर जी के कवित्व को समझने परखने में यथेष्ट सहायता मिलती है। इनके गद्य में विषयों की विविधता और शैली की प्रांजलता के सर्वत्र दर्शन होते हैं। दिनकर जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इन्होंने तद्भव और देशज शब्दों तथा मुहावरों और लोकोक्तियों का भी सहज स्वाभाविक प्रयोग किया है। भाषा की भूलों के बावजूद शैली की प्रांजलता ही दिनकर जी के गद्य को आकर्षक बना देती है। इनका गद्य साहित्य काव्य की भांति है, अत्यंत सजीव एवं स्फूर्ति में है तथा भाषा भाषा से और स्रोत से इन्होंने काव्य, संस्कृति, समाज आदि विषयों पर बहुत ही उत्कृष्ट लेख लिखे हैं। दिनकर जी के साहित्य के रूप से आलोचनात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक सूक्ति शैली के दर्शन होते हैं। चलिए अब आ जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर इनके, जो आती हैं इनकी प्रमुख कृतियां। ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल मिलेंगे आपको। ठीक है, कृतियों से प्रश्न जो है राइटर के जरूर बनते हैं। इनकी काव्य कृतियां देख लीजिएगा। प्रणभंग, रेणुका, रसवंती, इंद्रगीत, धूपछां, हुंकार, बापू, एकायन, इतिहास, आंसू, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, नीलकुसुम, नीम के पत्ते, सीपी और शंख, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, सामधनी, धूप और धुआं, दिल्ली, सूरज का ब्याह, चक्रवाल, कविश्री, आत्मा की आंखें, कोयला और कवित्व, हारे को हरिनाम एवं रश्मि श्लोक। ये हो गई इनकी काव्य कृतियां। अब इनके निबंध संग्रह की बात करते हैं। तो निबंध संग्रह में इनका है अर्धनारीश्वर, वेरी इंपॉर्टेंट है। रेती के फूल, बट पीपल, उजली आग, विवाह की मुसीबतें आदि। उसके बाद दार्शनिक और सांस्कृतिक निबंध देखते हैं इनका। धर्म, भारतीय संस्कृति की एकता, संस्कृति के 4 अध्याय, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, अब इनकी आलोचना के विषय में पढ़ते हैं। आलोचना क्या क्या है इनकी? मिट्टी की ओर, शुद्ध कविता की खोज, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण आदि। यात्रा वृतांत है इनका देश विदेश और मेरी यात्राएं। एक इनका रेडियो रूपक भी है जिसका नाम है हे राम। और दिनकर जी के संस्मरण में है शेष निःशेष। ये इनके क्या हो गए? संस्मरण हो गए। अब हम नेक्स्ट लेखक के विषय में बात करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने तो हिंदी साहित्य का इतिहास ही लिख दिया, तो इसलिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी मैंने आपके लिए लेखक ले आई हूँ मैं, वो आपके एग्जाम में 110% आपको मिलेंगे। आप मेरा विश्वास कीजिएगा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब इसमें इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं। जन्म इनका 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका ओगाना, बस्ती, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम है चंद्रबली शुक्ल
और ये शुक्ल युग के प्रवर्तक हैं। भाषा है इनकी खड़ी बोली और इनकी मृत्यु हुई है 1941 ईस्वी में। अब हम इनके जीवन परिचय के विषय में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। आचार्य शुक्ल की प्रारंभिक शिक्षा जनपद हमीरपुर के राठ तहसील में हुई। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस यानी हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के लंदन मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद, जिसको अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभाव अनुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्जापुर के लंदन मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने मतलब खुद पढ़ा इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। आचार्य शुक्ल ने 1908 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक के रूप में काशी नागरी प्रचारणी सभा में कार्य करना प्रारंभ किया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास की अवकाश प्राप्त करने के बाद 1937 ईस्वी में शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए 1941 में आप स्वर्ग सिधार गईं। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कब हुई? 1941 ईस्वी में हुई है। अब हम इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। साहित्यिक परिचय इनका इस प्रकार है। हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक आचार्य थे। इन्होंने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी। इन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला के कुछ अनुवाद भी लिखे। आलोचना इनका मुख्य और प्रिय विषय था। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। ये बहुत आता है क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आप और हम जो पढ़ते हैं ना इनका हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही रचित है। ठीक है, अब हम इनकी कृतियों के विषय में जानते हैं। इनकी कृतियां क्या हैं? शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं अपितु युग प्रवर्तक आलोचक भी थे। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। सबसे पहले इनका निबंध संग्रह है चिंतामणि। चिंतामणि 4 भागों में है तथा विचार विधि। ठीक है, ये भी आपका चिंतामणि भी आपका परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। ठीक है, और इसके भाग भी, तो इसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। आलोचना की बात करें तो सूरदास और रस मीमांसा त्रिवेणी। इसके बाद संपादन जो किया है इन्होंने वो देख लेते हैं। जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमरसार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका और आनंद कादम्बिनी। ये इनका इन्होंने क्या किया है? संपादन किया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अगले राइटर की ओर। अगले लेखक आपके कौन हैं? तो अगले लेखक हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी के लिए पढ़ेंगे हम। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देखेंगे। सबसे पहले इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान इनका काशी था। पिता थे इनके देवी प्रसाद साहू, छायावादी युग के प्रवर्तक हैं और इनकी मृत्यु हुई है 1937 ईस्वी में। अब इनका जीवन परिचय देखते हैं हम जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में
1889 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका परिवार सुधानी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद साहू स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर उनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीष दिया। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता-पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता-पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा की प्रवृत्ति बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम कृष्ण कॉलेज में लिखवाया गया, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा और परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही योग्य शिक्षकों से हिंदी, फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब आप 17 वर्ष के थे, तभी बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी के साथ इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से ये अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग, क्षय बोलते हैं टीबी, है ना? क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में प्रसाद जी ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखा, अपने स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ा। वाकई में देखिए, हमने इनका जीवन परिचय पढ़ा, कितनी परेशानियां इनके सामने आई है ना? माता पिता का देहांत हो गया कम उम्र में। फिर जो उनके माता पिता के समान उनके बड़े भाई शंभुनाथ थे, है ना, जब ये 17 साल के हुए उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 3 पत्नियां हुई इनकी, उनकी सबकी मृत्यु हो गई समय से पहले। तो बहुत कष्ट और बहुत ही दुख और मानसिक, है ना, जब हमारा कोई अपना चला जाता है तो हम ही जानते हैं उसका दर्द क्या होता है ना? तो आप सोचिए प्रसाद जी ने कितना दर्द सहा होगा। उसके बाद भी उन्होंने जो है हिंदी साहित्य को में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है ना? अब आप सोचिए, जो इंसान जब वो कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं बिल्कुल, है ना? जो इंसान इतनी परेशानी में रहकर भी आज इस काबिल है कि वो दुनिया से जाने के बाद भी याद किया जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात होती है। आप भी अपनी परीक्षाओं से बिल्कुल मत घबराइएगा, ये तो अभी शुरुआत है। इंसान चाहे तो क्या हासिल नहीं कर सकता है। और आपका तो सब कुछ पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से आप पढ़ चुके हैं, अब आपका सिर्फ रिवीजन टाइम है। तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं और ये मत सोचिएगा क्या आएगा। आप ये सोचिएगा जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, जो मैं पढ़ रही हूँ, बस यही एग्ज़ाम में आएगा, मुझे यही करना है। बाकी किसी और बात पे ध्यान मत दीजिए। किसी से ये मत पूछिए आपने क्या पढ़ा है, मैंने क्या पढ़ा है, ये रह गया मेरा, कुछ नहीं रहा है आपका। आपने सब कुछ पढ़ रखा है, आपने डेली क्लासेस ली हैं, है ना? तो घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आपको ज़रूरत है तो बहुत ही कंसंट्रेट के साथ पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान लगा कर के सुनने की ज़रूरत है। ठीक है? पढ़ चुके हैं आप, याद भी है आपको सब कुछ, बस अब आपको क्या करना है, आपको सुनना है, बिल्कुल ध्यान एकत्रित करके, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि सुनी हुई बातें ज़्यादा याद रहती हैं, ठीक है? चलिए, अब हम इनके क्या करते हैं, साहित्यिक परिचय को आगे बढ़ाते हैं, इसको पढ़ते हैं। घर पर ही वेद पुराण, इतिहास, दर्शन, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी का गहन अध्ययन करते हुए हिंदी की सेवा में जुट गए। इन्होंने भारत के उज्जवल अतीत को अपनी रचनाओं में चित्रित किया है। प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं दर्शन का अध्ययन किया और इसके आधार पर ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित किया। इन्होंने अल्पायु में ही श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनका संपूर्ण जीवन माँ भारती की आराधना में समर्पित था। हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट कार्य हेतु इन्हें काशी नागरी प्रचारणी और हिंदुस्तान एकेडमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। आधुनिक हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। अब हम बात करते हैं इनकी कृतियों की, तो इनकी प्रमुख कृतियां जान लेते हैं। क्या है? प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं।
सबसे पहले इनका नाटक है। देखिए कृतियाँ आपने ऐसे ही लिखनी है, काले पेन से हेडिंग डालनी है और नीले पेन से लिखना है। मैं आपको बार-बार याद दिला रही हूँ और मैं दिलाती रहूँगी ताकि आप इस चीज़ को बिल्कुल ना भूलें। जीव नहीं आते आपको मेरी सारी बातें एकदम से याद आ जाएँ कि हाँ भाई मुझे काले पेन का और नीले पेन का यूज़ करना है, हेडिंग्स बड़ी-बड़ी डालनी है, उसके नीचे अंडरलाइन भी करनी है और क्वेश्चन काले पेन से लिखना है, आंसर मुझे नीले पेन से लिखना है। ये आपको मैं बिल्कुल नहीं भूलने दूँगी, ठीक है? चलिए। सबसे पहले है नाटक, बिल्कुल ऐसे लिखना है देखो, जैसे मैंने लिख रखा है इसमें, कर रखा है ना? जो हेडिंग्स है वो काले पेन से और बाकी सब नीले पेन से। जेल पेन मत लेके जाना, बॉल पेन से काम करना, उससे राइटिंग भी अच्छी आती है और जल्दी-जल्दी लिखा जाता है। हिंदी का पेपर आपका बहुत लेंथी होता है, ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है, आपने बॉल पेन का यूज़ करना है, जेल पेन से राइटिंग अच्छी नहीं आती है। अगर आप हैबिचुअल हैं, बहुत अच्छे से लिख लेते हैं, तो ही आप रिस्क लें, नहीं तो बॉल पेन से कीजिए क्योंकि बॉल पेन से बहुत जल्दी लिखा जाता है और राइटिंग साफ आती है। कॉपी के दूसरे पेज पे छपता भी नहीं है, क्योंकि जब हम पेन से लिखते हैं ना और कॉपी के पीछे छप जाता है, तो हमारी राइटिंग गंदी दिखने लगती है। ठीक है? बॉल पेन से ऐसा नहीं होता, बॉल पेन से आपका जो है कॉपी के पीछे नहीं छपता है। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं जो हूँ स्केच से हेडिंग डालूँगा या स्केच से हेडिंग डालूँगी, तो मैं आपको बता दूँ स्केच से भी जब आप लिखते हैं ना तो पीछे छप जाता है। ठीक है? तो कोशिश कीजिए काले पेन का, बॉल पेन का यूज़ करें, बड़ा-बड़ा लिखने की कोशिश करें। ठीक है? और ज़्यादा सजावट में टाइम वेस्ट ना करें, सही और सटीक आंसर दें। पहले प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ें और फिर आप उसका आंसर दें। ठीक है? चलिए, नाटक में है इनके प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, विशाखदत्त, राज्यश्री, कामना, जन जनमेजय का नागयक, ये भी आपका बहुविकल्पीय प्रश्न में आया है, देखना आप। करुणालय, एक घूंट, सज्जन एवं प्रायश्चित आदि। ये होगा इनके नाटक। फिर है इनका कहानी संग्रह। प्रतिनिधि, छाया, इंद्रजाल, आंधी आकाशदीप तथा आंधी प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इनका काव्य है कामायनी, ये महाकाव्य है कामायनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महतू, चित्राधार, कानन कुसुम, चित्राधार कानन कुसुम वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी प्रसिद्ध काव्य हैं। अब हम इनके उपन्यास देख लेते हैं। उपन्यास है इनके कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, अपूर्ण मतलब अधूरा है, ये इनके आदि उपन्यास हैं प्रमुख। फिर निबंध संग्रह देखें, काव्य, कला और अन्य निबंध हैं। प्रसाद जी की भाषा शुद्ध, सरस, साहित्यिक एवं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। एक-एक शब्द मोती की भांति जड़ा हुआ है। इनकी शैली के विविध रूप इस प्रकार हैं। अब इनकी हम शैली पढ़ लेते हैं। शैलियाँ इन्होंने कौन-कौन सी दी हैं? सबसे पहले आती है वर्णनात्मक शैली। प्रसाद जी ने अपने नाटकों, उपन्यासों एवं कहानियों में घटनाओं का वर्णन करते समय इस शैली को अपनाया है। अलंकारिक शैली, प्रसाद जी स्वभावतः कवि थे, अतः इनके गद्य में भी विविध अलंकारों का प्रयोग मिलता है। भावात्मक शैली, भावों के चित्रण में प्रसाद जी का गद्य भी काव्यकम हो जाता है। इसमें भाषा अलंकृत और काव्यमयी है। इनकी प्रायः सभी रचनाओं में इस शैली के दर्शन होते हैं। अब बात करते हैं चित्रात्मक शैली की। प्राकृतिक वर्ण और रेखाचित्रों में ये विशेष शैली मिलती है। इसके अतिरिक्त सूक्ति शैली, संवाद शैली, विचारात्मक शैली एवं अनुसंधात्मक शैली का प्रयोग भी प्रसाद जी ने किया है। तो प्यारे साथियों, ये था आज के हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आएंगे काव्य, जिसमें हम जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसा कि इसमें मैंने आपके सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न रखे हैं गद्य से सारे, ठीक है? ये देखिएगा, सेम ऐसे ही मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें आपके सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, फिर आपके पद्यांश होंगे, ठीक है? जो भी महत्वपूर्ण पद्यांश हैं, वो पद्यांश लेकर आऊँगी। उसके बाद जो आपके महत्वपूर्ण कवि हैं, उनका हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, आप अपने रिवीजन को और बेस्ट करते जाइएगा और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए आप पढ़ रहे हैं, आपको पता है मेहनत लगती है और जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना? जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ाई में आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही आप भी हमारी हिम्मत बढ़ाइएगा। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है और यदि आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको बहुत टफ लग रहा है और आप चाहते हैं कि फ्यूचर टीचर्स
आपको उस टॉपिक को बहुत ईज़ी करके एक्सप्लेन करके वीडियो बनाएँ, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। हमें कमेंट करके बताएँ कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिएगा। ठीक है? जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काव्य। ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।